नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात करेंगे बुलडोजर न्याय पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कह रही है यूपी सरकार। इसके बाद बात करेंगे नरेश मीणा पर, राजस्थान के निर्दलीय उम्मीदवार पर, जिसको लेकर पूरा गांव त्रस्त हो गया। फिर अंत में बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से पहले पड़ी ईडी की रेड पर। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपियों के मकान गिराने वाले राज्य पर प्रहार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई के लिए विभिन्न पक्षों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि इससे संगठित अपराध पर लगाम लगेगी और अपराधियों में कानूनी नतीजे का डर पैदा होगा और जंगल राज खत्म हो जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के मुद्दे पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित किए थे और कहा था कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर न्याय की तुलना एक अराजक स्थिति से की जहां ताकत ही सही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में शामिल नहीं है तथा कहा कि यह फैसला जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तर दिल्ली नगर निगम एवं अन्य मामले का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा, सुशासन की पहली आवश्यकता कानून की शासन है। प्रवक्ता ने कहा, इस फैसले से अपराधियों को कानून का डर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अदालत के इस आदेश का स्वागत किया और कहा, सरकार कभी किसी निजी संपत्ति नहीं गिराती। सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जाता है। यह उच्च न्यायालय का फैसला था, हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वस्तीकरण और उससे संबंधित सभी दिशा निर्देशों के फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकार जनहित और कल्याण का उचित प्रबंध करेगी और बुलडोजर का आतंक अब निश्चित रूप से समाप्त होगा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय ने कहा कि फैसले से राज्य में जंगल राज खत्म हो जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित, असंवैधानिक और अवैध थी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है और यह तय नहीं कर सकती है कि कोई आरोपी दोषी है या नहीं। उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना उसकी सीमाओं का उल्लंघन करना होगा। अगर किसी नागरिक का घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी या दोषी है, तो यह एक से ज़्यादा कारणों से पूरी तरह से असंवैधानिक होगा, वह भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के पालन किए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने कविता दोहराते हुए कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की यही चाहत है कि घर का एक सपना कभी न छूटे। इसी साल 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साल 2019 में घर तोड़ने की एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कम ही फैसले होते हैं जिसमें सरकारों पर जुर्माना लगाया जाता है, जिन फैसलों में से एक फैसला यह भी है। यह बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर को किस तरीके से न्याय का प्रतीक बना दिया था और उस प्रतीक को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले तले दबा दिया और यह साबित कर दिया कि किसी के घर को तोड़ना किसी के सपने को तोड़ने के जैसा है। दोषी व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए, ना कि उसके परिवार वालों को। राजस्थान के टोंक में देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने कई जगहों पर आगजनी और हाईवे जाम किया है। उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को भी रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े और नरेश मीणा के समर्थकों को तितर बितर करने की कोशिश की। इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है और जयपुर से डीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर भेजा गया है। टोंक जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, जाम खुलवा दिया है और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा था और रात भर आगजनी, फायरिंग और पथराव की घटना हुई थी। आरएसएस को थप्पड़ मारने के विरोध में एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खरारी के नेतृत्व में राजस्थान सचिवालय में धरने पर है।
पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने काम बंद कर दिया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, नरेश मीणा किसकी सहायता से चुनाव में खड़े हुए, इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। कल जो हुआ वो मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा, एक एसडीओ लेवल के अधिकारी को कोई व्यक्ति ऐसे थप्पड़ लगा दे, ऐसे हालात कैसे बने, इतनी हिम्मत कैसे हुई? सरकार का अब कोई इकबाल बचा है क्या? इस पूरी घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, इसकी जानकारी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ले रही है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। कल की घटना के बाद सरकार का कोई भरोसा बचा है क्या? अच्छा शासन तब होता है जब लोगों का सरकार पर भरोसा बना रहे। वह खत्म हो गया है। कल जो घटना घटित हुई वह मामूली घटना नहीं थी। एक एसडीएम स्तर के अधिकारी को कोई थप्पड़ मार दे, ऐसी स्थिति ही क्यों बनी? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम बार बार सरकार से कहते हैं कि आप अच्छा प्रशासन दो ताकि राज्य के लोगों का भला हो। वोटिंग समय पर पूरा होने के बाद बुधवार शाम पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान मीणा समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए। पथराव, आगजनी और फायरिंग भी की गई। पुलिस की ओर से भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे और गुरुवार सुबह वह खुद सरेंडर करने समरावता गांव पहुंचे। जयपुर से पुलिस प्रशासन की आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी देवली उनियारा के लिए जयपुर से रवाना हुए हैं। गुरुवार को सुबह अजमेर रेंज आईजी ने मीडिया को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी काम में रुकावट डालने, पुलिस हिरासत से भागने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले में नरेश मीणा समेत 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि लोगों की जांच की जा रही है और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। राजस्थान के आईजी ओम प्रकाश ने कहा है कि इस घटनाक्रम में 10 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने अंधेरे में पथराव किया है। इसमें कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। आईजी के मुताबिक 2 सरकारी वाहनों समेत कई वाहनों में आगजनी की गई। नरेश मीणा के खिलाफ आरएसएस अधिकारी अमित चौधरी ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। नरेश मीणा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जहां इनकी गिरफ्तारी होनी है। हम उन सभी मामलों में सभी को गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कहा गया है। नरेश मीणा सुबह समरावता गांव पहुंचे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मेरे साथियों और गांव वालों को पीटा और आंसू गैस के गोले छोड़े और मिर्ची बम फेंके। नरेश मीणा ने कहा, मैं बेहोश हो गया था। मेरे साथी मुझे 5 किलोमीटर दूर खेतों में लेकर गए। यहाँ पुलिस वालों ने लोगों के घरों को तोड़ा और घर में घुसकर महिलाओं को मारा। बच्चे भी मिर्ची बम से बेहोश हो गए। रात भर पुलिस ने गाँव में ऐसा हुड़दंग मचाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। पीएमएलए के तहत हो रही इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक, मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2500 से ज़्यादा लेन देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। इन खातों से या तो पैसे जमा किए गए हैं या फिर निकाला गया है। मामला मालेगांव में व्यापारी सिराज अहमद, हारून मेमन के खिलाफ पुलिस में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेन देन किया गया था। आरोप है कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होना है। इससे पहले ईडी की जांच को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कैसे हुआ यह खुलासा, पूरी कहानी समझिए। मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोलने के लिए करीब 1 दर्जन लोगों के केवाईसी पेपर लिए थे। उसने इन लोगों से कहा था कि वह मकई का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और इसलिए उसे किसानों से पैसे लेने की ज़रूरत है। आरोपी ने अपने दोस्तों से केवाईसी पेपर लेकर 2 और खाते खुलवाए। कुल 14 बैंक अकाउंट सितंबर और अक्टूबर के बीच खोले गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की 200 से ज़्यादा बैंक ब्रांच से पैसा 400 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन के जरिए निकाला या जमा किया गया था। इस दौरान ईडी की जांच में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट एंट्रीज मिली है। अब वह कुछ हवाला संचालकों की भूमिका समेत और सबूत जुटाने के लिए तलाशी ले रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के 2 खातों के बीच 50 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं। इनमें सिराज अहमद और नईम खान के नाम सामने आया है।
वीडियो की जांच में पाया गया है कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और नकली केवाईसी के जरिए कई बैंक खाता खोले गए। यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन खातों का उपयोग वोट जिहाद के उद्देश्य से किया गया था, जिससे चुनाव में धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही थी। आज दिन भर की तमाम खबरों में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं बुलडोजर न्याय पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं, और फिर आप ईडी की छापेमारी पर भी अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही नरेश मीणा को लेकर जो यह घटना हुई है उस पर भी अपनी बयान दे सकते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।